हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे आदिकाल का भाग 2। कल हमने किए थे प्रकरण 1 और प्रकरण 2। आज करेंगे प्रकरण 3, जिसमें है देश, भाषा, काव्य और वीर गाथा काल से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं। इस प्रकरण में देश, भाषा, उसमें रचित रासो काव्य और 7 ग्रंथों का विवेचन किया गया है। कितने ग्रंथों का विवेचन किया गया है? प्रकरण 3 में 7। ये 7 ग्रंथ इस प्रकार है। जैसे नंबर 1 खुमान रासो, जो दलपत विजय द्वारा रचित है। बीसलदेव रासो नरपति नल्ला। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा रचित है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। परमाल रासो जगने की और रनमल छंद श्रीधर कवि की रचना है। शुक्ल जी द्वारा अपने ग्रंथ के आरंभ में दी गई 12 पुस्तकों की सूची में से 8 को देश भाषा काव्य में रखा गया था, जिनमें से 6 का वर्णन इस प्रकरण में किया गया है। शेष 2 विद्यापति की पदावली और खुसरो की पहेलियां आदि को प्रकरण 4 फुटकर रचनाएं, यानी कि प्रकरण जो 4 है उसमें क्या दिया गया है? फुटकर रचनाएं दी गई हैं। इसका कारण उनमें विषय वस्तु और भाषा संबंधी भिन्नता भी है। देखिए, जो ये निरंतर बैच स्टार्ट किया है, ये यूपी, टीजीटी, पीजीटी और डीएसएसबी और नेट सभी परीक्षाओं के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। और इनसे क्या कर रहे हैं? हम महत्वपूर्ण तथ्य कर रहे हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है प्रस्तुति काव्य को ही रासो काव्य कहा गया है। प्रस्तुति काव्य को रासो काव्य कहा गया है। इसे शुक्ल जी ने आदिकाल के प्रकरण 1 में ही स्पष्ट करते हुए लिखा था कि राजाश्रित, यानी कि जो राजा के आश्रय में रहने वाले कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों और गाथाओं का भी वर्णन किया करते थे। यानी कि आदि काल में जो कवि रचनाएं करते थे वे राजाओं के पराक्रम, युद्ध और उनसे संबंधित गाथाओं का वर्णन करते थे और उनसे संबंधित उनकी वीर गाथाओं से संबंधित दोहे सुनाया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। शुक्ल जी ने कहा है वीर गाथा काल। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन मृत्यु संवत 704 के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, अनिलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर की भाषा ही शिष्ट मानी जाती थी और कवि चारण उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य रासो हमें उपलब्ध है, उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ था। हर्षवर्धन के बाद केंद्रीय सत्ता न रहने से छोटे छोटे राज्य खुद को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। लड़ाई आम हो गई थी, कभी साम्राज्यवादी इच्छा से तो कभी कभी शौर्य प्रदर्शन मात्र से ही लड़ाई मोह ले ली जाती थी अपना बल प्रदर्शन करने के लिए। बीच बीच में मुसलमानों, विदेशी आक्रांताओं के हमले भी होते रहते थे। इस प्रकार जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय हुआ, वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था। ऐसे में केवल वीर गाथाओं की उन्नति ही संभव थी। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था, यानी कि कम हो गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय या शत्रु कन्या हरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण बढ़ा चढ़ाकर जो आलाप वर्णन करता था, रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था, वही सम्मान पाता था। प्रस्तुति मूलक काव्य वीर गाथाओं की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। यह 2 रूपों में मिलती है। नंबर 1 प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और नंबर 2 वीर गाथा बैलेट्स के रूप में। वीर रस के प्रचलित छंद दोहे के बजाय छप्पिया में लिखे जाने लगे। यूरोप की वीर गाथाओं की तरह ही मुख्य विषय युद्ध और प्रेम रहा है। वीर गाथाओं का मुख्य विषय क्या रहा है? युद्ध और प्रेम। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी मिश्रण रहता था, पर गौण रूप में ना के बराबर था। प्रधान वीर रस ही होता था, प्रधान वीर रस ही रहता था। श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, वहाँ भी
उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई। हमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का ऐसा ही एक कारण कल्पित किया गया। आश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य आदि गुणों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। इससे इन काव्यों में प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। रासो काव्य के प्राय सभी ग्रंथ की सामग्री प्रामाणिकता में संदिग्ध थी। कुछ ग्रंथ तो अप्राप्य ही हैं और जो प्राप्त भी हैं उनकी सामग्री का बहुत सा हिस्सा बाद का जोड़ा हुआ था जान पड़ता है। इस फेर फार का एक कारण शुक्ल जी ने रेखांकित किया। भट्टाचारण जीविका के विचार से उन्हें अक्सर उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्ट और चारण की परंपरा में चलते रहने से उनमें हेर फेर भी बहुत कुछ होता रहा। अब यहाँ पे पढ़ेंगे बीसल देव रासो, जिसमें इन्होंने राजमती और बीसल देव का वर्णन किया गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बीसल देव रासो के निर्माण काल को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि 12 से बहुतरव मझारी जेठ बनी नवी बुधवारी नाला रसायन आरंभ ही शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी। 12 से बहुतरा का स्पष्ट अर्थ है विक्रम संवत 1212, इसका समय काल दिया गया है बीसल देव रासो का। बीसल देव रासो में 4 खंड हैं। ये काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ। इसकी कथा का सार यूं है। पहले खंड में बताया गया कि मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के राजकुमार बीसल देव का विवाह होना। दूसरे खंड में बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना और वहां पर 1 वर्ष तक रहना। तीसरे खंड में राजमती का विरह वर्णन और बीसल देव का उड़ीसा से लौटना। चौथे खंड में भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना और बीसल देव का वहां जाकर राजमती को फिर से चित्तौड़ लाना है। ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है फैक्ट। हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चारों खंडों के नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कौन सा खंड सही है और कौन सा गलत है। दिए हुए सम्मत के विचार से कवि अपने नायक का समसामयिक जान सा पड़ता है, पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर बीसल देव के बहुत पीछे की लिखी जान पड़ती है, जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। इसमें 2 घटनाएं हैं, बीसल देव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। पहली घटना है, इसमें पहली बात तो है कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है। बीसल देव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था, अतः उनकी कन्या के साथ बीसल देव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है। दूसरा पॉइंट है, उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था। बीसल देव की एक परमाल वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती थी, क्योंकि उसका उल्लेख पृथ्वीराज रासों में भी है। इसी बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है। अथवा यह हो सकता है कि धार के परमार की उपाधि ही भोज रही हो और उसी आधार पर इन्हीं में से किसी की कन्या के साथ बीसल देव का विवाह हुआ हो। परमाल कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए हैं उन पर ध्यान देने से यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा भोज के नाम कहीं पीछे से न मिलाया गया हो, जैसे जन्नी गोरी हूँ जैसलमेर, घोड़री जैसलमेर की। नेक्स्ट है, आबू के परमाल भी राजपुताने में फैले हुए थे, अतः राजमती का उनसे किसी सरदार की कन्या का होना भी संभव है। पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इसी प्रकार जोड़े हुए मिलते हैं, जैसे माघ आचार्य, कवि कालिदास। नेक्स्ट है, भाषा साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। इस ग्रंथ से एक बात का अभ्यास अवश्य मिलता है कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। बीसल देव रासों में बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने के पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाने की चीज होने के कारण उसकी भाषा में समय अनुसार बहुत कुछ हेर फेर होता है, पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण उसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। इसमें आए हुए कुछ फारसी तुर्की शब्दों की ओर भी ध्यान जाता है।
जैसे महल, इनाम, नेजा, ताजनो, ताजियाना आदि ये शब्द पीछे से मिले हुए भी हो सकते हैं और कवि द्वारा व्यवहृत भी। कवि के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और वे इधर उधर जीविका के लिए फैलने लगे थे। अतः ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बीसल देव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद थे। अब क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाएगा कि बीसल देव सरदारों में कौन मौजूद थे, तो ताजुद्दीन भी मौजूद थे। महल पलानियो ताजदीन, खुरसाना चढ़ी चलायो घोट। नेक्स्ट है राय बहादुर पंडित गौरीशंकर ईराचंद ओझा ने इसे हमीर के समय की रचना कहा है। बीसलदेव रासों में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते ये रासव हो गया है। नाला के इस बीसल देव में जैसा कि होना चाहिए था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न ही उनके शौर्य पराक्रम का। दिल्ली और झांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे और श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठ कर विदेश जाने का प्रोसित पतिका के वर्णन के लिए मनमाना वर्णित है। इस छोटी सी पुस्तक को बीसलदेव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है, पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से है और न ही भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। इनके बीसलदेव विग्रह राज चतुर्थ और वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव रचित ललित विग्रह राज नाटक संस्कृत में है। प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्य भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चरणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता है। यानी कि राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप है कौन सा कहलाता है, डिंगल। इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है दूसरी रचना है पृथ्वीराज रासो। यह हिंदी का सर्वप्रथम महाकाव्य भी माना जाता है और चंद्रबाई द्वारा रचित काव्य है पृथ्वीराज रासो। ये चंद्रबाई दाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इंपोर्टेंट है। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था, यानी कि महाराज का और पृथ्वीराज का जन्म एक दिन हुआ था। दोनों ने ही एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद, ज्योतिष, पुराण, नाटक अनेक विधाओं में क्या थे, पारंगत थे चंद्रबरदाई। इन्हें जलांधरी देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता था। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे और जहाँ जहाँ जो बातें होती थी सब वे इनमें सम्मिलित रहते थे। इंपोर्टेंट है ये लाइन। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। कितने हजार पृष्ठ हैं इसमें? 2500। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का व्यवहार मुख्य छंद थे। इनमें मुख्य छंद कौन कौन से हैं इसमें? कवित, छप्य, दूहा, तोमर, त्रोटक, गा और आर्य। ये मुख्य छंद है पृथ्वीराज रासो के। जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया, वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जलहन द्वारा पूर्ण किया गया था, किया जाना कहा जाता है। रासो के अनुसार जब साबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहां गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जलहन के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत दिया। जलहन के हाथ में रासो को सौंप जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासो ग्रंथ में है। पुस्तक जलहन हत दे, चली गजन नृप काज, रघुनाथ चरित्र हनुमकृत, भूप भोज उदरई जिमि। पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत, चंद चंद उदरई तिमि। पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञकुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का
सविस्तार वर्णन है। बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राज कन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों पे भारी पड़ी। पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदीराज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा। चंद का उसने कहा पृथ्वीराज के कर्ता जयनक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदीराज का नाम पृथ्वीभट्ट लिखा था। चंद का उसने कहीं नाम नहीं लिया। यही कहा जा सकता है कि चंद्रबरदाई नाम का यदि कोई कवि था तो पृथ्वीराज की सभा में न रहा होगा या जयनक के कश्मीर लौट जाने पर आया होगा। अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज या उनके भाई हरिराज अथवा इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कोई रचना की हो। यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न ही साहित्य के इतिहास के जिज्ञासु के काम का है। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में क्या है, जाली है। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भट्ट केदार के रचता है मधुकवि। जिस प्रकार चंद्रबरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुणगान किया। यानी कि ये जो सम्राट जयचंद हुआ ना, उसके समय के कवि थे भट्ट केदार। भट्ट केदार जो रचना की मधुकर कवि ने। रासों में छंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। इनके जयचंद प्रकाश का उल्लेख सिंघायत दयालदास कृत राठौड़ा री ख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राजपुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा है कि दयालदास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दो ग्रंथों के आधार पर लिखा है। भट्ट भणत पर यदि विश्वास किया जाए तो केदार महाराज जयचंद के कवि नहीं, सुल्तान साहबुद्दीन गौरी के कविराज थे। शिव सिंह सरोज में भाटों की उत्पत्ति के संबंध में यह विलक्षण कवित उद्धृत है। प्रथम विधाता ते प्रकट भये बंदीजन, पुनि प्रत्यज्ञ लिते प्रकाश सर्वसात, माने सुत सोनक न वाचत पुराण रहे, जस को बखाने मासुक सरसात। चंद चौहान के केदार गोरी साहाजू के गंग अकबर के बखाने गुण गात हैं। काव्य कैसे मास अंचनास धन भाटन को है, लूटी धरे ताको खुरा खोज मिटी जात है। अगले कवि हैं जगनिक। जगनिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। साहित्य रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनिक के संगीत की वीर दर्पणपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घ काल यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ, वस्तु में भी अधिक परिवर्तन होता है। बहुत से नए अस्त्रों जैसे बंदूक, करीची, देशों, जातियों जैसे फिरंगी के नाम सम्मिलित हो गए हैं और बराबर होते जा रहे हैं। यदि यह ग्रंथ साहित्य प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राज के पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती। यानी कि अगर यह ग्रंथ लिखा हुआ होता तो कोई ना कोई इसकी प्रतिलिपि मिलती कहीं किसी भी पुस्तकालय में रखी हुई। यह गाने के लिए ही रचा गया था। इससे पंडितों और विद्वानों के हाथ उसकी रक्षा की और न ही बढ़े, जनता ही के बीच इसकी गूंज बनी रही। और यह गूंज मात्र मूल शब्द नहीं है। आला का प्रचार यूं तो सारे उत्तर भारत में है, पर बैसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है। तो आला उधर का जो केंद्र माना जाता है कौन है? बैसवाड़ा। वहां इसके गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषतः महोबा के आसपास भी इसका चलन बहुत है। इन गीतों के समुच्चय को साधारण आला खंड कहते हैं, जिससे अनुमान होता है कि आला संबंधी ये वीर गीत जगनिक के रचे उस बड़े काव्य के एक खंड के अंतर्गत थे जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। आला और उदल परमाल के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। क्वेश्चन में यही पूछा था कि आला और उदल कहाँ के सामंत थे? तो परमाल के थे। और कौन सी शाखा के क्षत्रिय थे? बनाफर शाखा के। प्रकरण 4, इसमें है फुटकल रचनाएं, यानी कि जितनी भी रचनाएं आदिकाल में रची गई हैं उन सब रचनाओं का इसमें वर्णन किया गया है।
आदिकाल में मोटे तौर पर 3 तरह की भाषाएं मिलती हैं। प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध भाषा अपभ्रंश इसको 3 रूपों में मिलते हैं। नंबर 1 प्रचलित काव्य भाषा सिद्ध। नंबर 2 सदुकड़ी नाथ सारंगधर विद्याधर की बोली अपभ्रंश। प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा देश भाषा इसके 2 रूप हैं। कौन कौन से? पिंगल और डिंगल। प्राकृत की रूढ़ियों से लगभग मुक्त भाषा विद्यापति पदावली खुसरो की पहेलियां आदि इसके उदाहरण हैं। प्राकृत भाषा में कौन कौन सी लिखी है? विद्यापति की पदावलियां और खुसरो की पहेलियां। देश भाषा पर भाषा संबंधी पुरानी रूढ़ियों के प्रभाव को लक्षित करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के यहाँ खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय के कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार में योग्य समझी जाती है। यह इम्पोर्टेंट कथन है। ये नेट जून 2019 में पूछा गया कथन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद्यापति ने अपनी पदावली और अमीर खुसरो ने अपनी विभिन्न रचनाओं में जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पदों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का प्रयोग किया। खुसरो ने पश्चिम और विद्यापति ने पूरब। खुसरो ने कहाँ पर? पश्चिम में, और विद्यापति ने पूरब की भाषाओं का प्रयोग किया। उसके पीछे फिर भक्ति काल के कवियों के ने प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच का पूरा पूरा सामंजस्य गठित कर दिया। अमीर खुसरो ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियां भी मिल गई हैं। इसमें संदेह नहीं है कि उदाहरण हुक्के वाली पहेली, हुक्का व तंबाकू खुसरो के बहुत बाद जहांगीर के समय प्रचारित हुआ। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन कुतुबुद्दीन मुबारक तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियां और पहेलियां आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद पहेलियां आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सोर सैनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही बहुत काल से चला आता था। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी, उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पदों और तुकबंदियां आदि की भाषा ब्रज भाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। अब भी यह बात पाई जाती है। इनकी हिंदी की रचनाओं में 2 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग मिलता है, ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियां मुकरियां और 2 सुखनों में ही मिलती है, यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक दिखाई देती है। गीतों और दोहों की ब्रज भाषा ये ब्रज या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा ही है। यही ब्रज भाषापन देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आज़ाद को यह भ्रम हुआ था कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ी है। नेक्स्ट है खुसरो की भाषा दीर्घ मुख्य परंपरा के बीच किसी अंश तक शायद कुछ बदल गई होंगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा, पर यह निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है, उसी प्रकार खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। पर कबीर धर्मों उपदेशक थे, अतः उनकी बानियों और पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए है। ये नेट 2015 में पूछा गया कथन है। अब पढ़ेंगे विद्यापति से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। 3 भाषाओं में काव्य रचना की विद्यापति ने, संस्कृत, अपभ्रंश और देश भाषा। इम्पोर्टेंट है। पर इसकी रचना में अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का प्रयोग करने के कारण वे मैथिल कोकिल कहलाए। ऐसे कौन से कवि है जो मैथिल कोकिल कहता है? तो विद्यापति। वह इनकी पदावली रचना है। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते थे। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहारी और मैथिली को मागधी अपभ्रंश से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है। किसने माना है अलग? सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रतियों के आधार पर ही सत्य सामग्री का विभाग नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है, इसका विचार भी तो आवश्यक होता है।
किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावलियों पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साध्य माना जाता। जिस प्रकार हिंदी साहित्य बीसल देवरासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी अपना अधिकार है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बनाया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगार पदों को भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीलाओं के पदों का वे क्या करेंगे। इस संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित हैं, उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ। इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। विद्यापति के पदों को प्राय श्रृंगार का माना जाता है। राधा कृष्ण और नायक जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर इनकी रचना की संभावना व्यक्त की है और इनके माधुर्य को अद्भुत माना है। विद्यापति को सेव माना है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। शुक्ल जी ने राजा हमीर तक वीर गाथा काल को माना है और उनके पीछे भी वीर काव्य की रचना तो हुई, किंतु कवि की प्रवृत्ति बदल चुकी थी। इसे लक्ष्य करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रभावित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते। ये आचार्य रामचंद्र जी का कथन है और इसमें जो ये इम्पोर्टेंट कथन दिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कथन। द्विवेदी या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा या प्राकृत का अपना छंद महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल में लिखा है कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। हजारी प्रसाद द्वारा एक कथन है, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं निर्गुणियों संतों की वाणियों और कीर्तन भक्त या रागानुराग भक्ति मार्ग के साधकों के पद में राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा के ऐतिहासिक हिंदी कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त प्रभृति कुछ एक विद्वानों ने अपभ्रंश और हिंदी के मध्य निर्णायक रेखा खींचना कठिन मानकर भक्ति काल से ही हिंदी साहित्य की शुरुआत मानने का मत प्रकट किया है। प्राक्तनानुशासन पुरुषोत्तम देव की रचना है। ये जो रचना है, ये इसके कवि कौन है? पुरुषोत्तम देव। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। निरंतर बैच जो स्टार्ट किया है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, शुरू से लेके आखिर तक आपको सारी जो वीडियो मिलेगी, आदिकाल हो या वक्तिया, सारे क्रम से मिलेगा। कोई भी आपको छूटा हुआ पॉइंट नहीं होगा।